उसके बाद मैंने सबसे पहले पत्थर तोड़ने का कार्य शुरू किया। अच्छा। किसानी बागवानी घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा। ये मुझे हाँ। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था हाँ। कि मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाऊंगा। हाँ जी। बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसकी कई सालों की, कई वर्षों का स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, परिश्रम होता है। तो ऐसी ही जानी मानी शख्सियत के साथ मैं बैठा हूं दोस्तों, श्री हरमन शर्मा सर के साथ, जो भारतवर्ष ही नहीं भारत के बाहर कई देशों में जाने जाते हैं। हिमाचली होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे हिमाचल से ही इनका संबंध है दोस्तों। और इनके साथ मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे हरमन शर्मा जी से खास मुलाकात और धोखाधड़ी से आप कैसे बचे। उन दोनों वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे आप HRMN 99 के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं दोस्तों। एक ऐसी सेब की ऐसी पौध इन्होंने तैयार की है, उसके शोध करता है जो हॉट क्लाइमेट में भी फल दे सकते हैं दोस्तों। इससे पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो मेरे किसान भाई इसको देख रहे हैं, वो शेयर जरूर करें। आपको इनकी स्टोरी सुन के आप जरूर मोटिवेट होंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर जरूर करें। मैं हरमन शर्मा, हाँ जी, गाँव पनियाड़ा, कारखाना कोठी, हाँ जी, तहसील गमारमी, अच्छा, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है। जब मैं 3 दिन का था तो मेरी माताजी स्वर्गवास हो गई। अच्छा, वैसे एक्चुअल में मैं गांव गलासी, डाखाना दाबला, तहसील गमारमी में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो वहां पर इनको, जहां मैं आज की स्थिति में गांव पनियाड़ा में हूँ, तो इनके 3 लड़कियां थी। अच्छा, तो इन्होंने मुझे गोदी पुत्र ले लिया। अच्छा। और मेरा यही पालन पोषण हुआ, यही शादी हुई और यही मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। अच्छा, गरीबी का दौर देखा है और 1974 में मैं 10वीं में फेल हो गया। अच्छा। और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और 1975 में 17 साल की आयु में ही मेरी शादी हो गई। अच्छा, बहुत देखा है हमारे समय में। और पैंट तो मैंने पहली बार 10वीं कक्षा में देखी है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने पैंट टेरिकॉट की पहनी है। अच्छा। इससे पहले वहाँ खद्दर के कपड़े होते थे या मलेशिया के होते थे, पटा होता था, उन पे ही गुजारा करते थे। अच्छा। और जब स्कूल जाते थे नंगे पाँव भी जाते थे। अच्छा, नंगे। और मैंने ऐसा सुना है कई बुजुर्गों की नंगे भी चले जाते थे ना, छोटे छोटे बच्चे नंगे। छोटे बच्चे नंगे भी चले जाते थे, परंतु हमारे समय में वो टलियां पड़ती थी चारों भी। हमारे जो माताजी होते थे वो खंदुए से सीते थे, मशीनें नहीं होती थी। अच्छा। और जब कोई मेहमान आता था तभी साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। नहीं तो इसमें राख से या 5-7 दिन भर नहाते थे। रजाई घर में मेहमानों के लिए होती थी। ऐसा पहले वक्त होता। पराली जो होती है ना, पराल का भी बिछौना करते थे। पराल की मतलब पंदे बोलते थे उनको, मंजरियां जी, मंजरियां बिछाते थे। और जब शादी ब्याह होते थे तो उन मंजरियों को देते थे। जैसे आजकल दरियां सोने के लिए या मैट चले हैं तो दरियां देते थे। और जब शादियां होती थी तो डेरा दिया जाता था बारात के लिए, उसमें भी पराल ही रखा जाता था। 1 या 2 मंजे दिए जाते थे, बिस्तरे वहाँ पर, बेड। और जो कपड़े होते थे वो बारात वाले स्वयं अपने ले जाते थे खच्चरों पे। अच्छा। मैं 4/4/1956 का हूँ। अब अच्छा, 66 वर्ष पूरे कर रहा हूँ। अच्छा, 66 वर्ष के आप हो चुके हैं। यहाँ थोड़े थोड़े घर थे, अब तो यहाँ बस्तियां हो गई हैं। अच्छा। सबसे पहले जब मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पनियाड़ा में सिर्फ 5 परिवार होते थे। अच्छा। और आज लगभग 100 से ऊपर परिवार है। ठीक है, अपने गांव की बात बता रहे हैं सर, और इन्होंने गुजरा जमाना देखा दोस्तों, और उस टाइम की बात सुना रहे हैं जिस टाइम पाँव में नंगे पाँव स्कूल जाया करते थे आप लोग, और फटे कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए कुछ, और खाने पीने के लिए भी इतना स्ट्रगल था सर। खाने पीने के लिए भी ऐसा ही मिलता, सिर्फ एक नमक दुकान से लाते थे। अच्छा। बाकी अपने घर में ही पैदा करते थे लोग। अच्छा। मिर्च, धनिया, हल्दी सब अपने घर का होता था। सिर्फ एक नमक लाते थे। अच्छा। वो नमक भी बाद में चला। पहले तो गुम्मा लूण उसको गर्म करते थे और उसको पानी में डमते थे, उसका मतलब इस्तेमाल करते थे। तो बड़ा दौर देखा सर, गरीबी का भी दौर देखा, और आज आप जिस मुकाम पे हैं, जिस सिंपलिसिटी से, शायद उसी का प्रभाव है कि जितना भी आपने गरीबी वाला दौर देखा ना, आज आप इतनी शख्सियत बन चुके हो, अच्छे मतलब जाने माने चेहरे हो आप हिमाचल के। मैं आज भी उसी में मैं देख पा रहा हूँ। मुझे व्यूअर को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अगर हरमन शर्मा सर से खुद देखोगे, खुद मिलोगे इनसे, तो बिल्कुल एक सिंपल जैसी पर्सनैलिटी है इनकी, बिल्कुल सिंपल जैसी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं है कि ये बड़े वो हैं कि इन्होंने शोध करते हैं तो काफी वो हैं कि किसी से मिलते गिलते नहीं है। मैंने साथ 3री वीडियो शूट कर रहा हूँ और बिल्कुल डाउन टू अर्थ ऐसे पर्सन। मैं सच्ची, मेरे को आपकी जो पर्सनैलिटी बिल्कुल इंस्पायर करती है सर। आप जैसा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अच्छा सर, तो फिर शादी आपकी 17 वर्ष की होगी, 10वीं तक आपने पढ़ाई। मेरी शादी हो गई। अच्छा जी, तो पढ़ाई के लिए फिर फीस जुटाना वो भी बड़ा यत्न था ना? उस समय बड़ा मुश्किल था क्योंकि हमारे घर से कोई कर्मचारी नहीं था। अच्छा। और ना अब है कोई भी कर्मचारी। अच्छा। परंतु भगवान की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से हाँ जी, मैं अब ठीक मुकाम पर आ गया हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले
पत्थर तोड़ने का कार्य शुरू किया। अच्छा परंतु बाद में मेरी बाजू टूट गई। यहाँ पनियाड़ा में पत्थर बहुत होते थे। अच्छा। और उसमें पत्थर का रेट 20 या 25 रुपए सैकड़ा हम बेचते थे। अच्छा। जो आज 800 या 900 सैकड़ा हो गया है। सैकड़ा मतलब 100 पत्थर आप। हाँ जी। और 20 से 25 नीचे घर तक सड़क नहीं होती थी तो लोगों को मजदूरी से रुलाते थे। अच्छा। उनको भी 4-5 रुपए सैकड़ा देते थे। अच्छा। और जो उसमें के मजदूर थे वो 300-400 पत्थर सड़क तक पहुंचा देते थे। अच्छा। जबकि आज वहाँ 50 पत्थर भी एक आदमी नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, मतलब पत्थर तोड़ने से आपने शुरुआत की, उसी से ही जीवन का गुजारा, मतलब उसी से जीवन का गुजारा किया। बाद में जब पत्थर खत्म हो गए अच्छा। तो मैंने फिर सब्जी लगाना शुरू किया। अच्छा। और प्याज की पनीरी लगाने, लिफाफों में घी खीरे लगाने अच्छा। और वो बेचने। अच्छा। उसके बाद मैंने 1998 में आम की नर्सरी का लाइसेंस लिया। अच्छा। और परंतु हमारी जमीन पथरीली है और उसमें मिट्टी नहीं है। अच्छा। तो फिर आम के लिए, गाची के लिए मिट्टी चाहिए होती थी। अच्छा। तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। अच्छा। और 1999 से ये आपका सर स्ट्रगल का दौर था? स्ट्रगल का दौर। किसी और से आपको कोई मदद नहीं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं? सरकार की तरफ से वैसे योजनाओं में काफी सहायता मिलती रहती है। मतलब अच्छा, सरकार अच्छा। शुरू से मुझे काफी सहायता मिलती है। आप अवेयर थे इस बारे में? जैसे मैंने अपने पूरी जमीन में आम का जब बगीचा लाया तो विभाग की तरफ से पूरे क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन लगाई। अच्छा। स्प्रिंकलर लगाए। अच्छा। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाउस 1995 में अच्छा। मेरे यहाँ लगा। अच्छा। हाँ, और उसमें डिप्टी डायरेक्टर जो उसमें डॉक्टर उर्मिल परमार जी थे, अच्छा। उन्होंने उद्घाटन किया इसका कि पहला ग्रीन हाउस लगने जा रहा है। अच्छा। तो मैं शुरू से मतलब संघर्ष में रहा। उसमें मैंने चक्कों के मकान देखे, स्लेट के। स्लेट के? स्लेट के। जैसा कि अभी आपका ये पशुशाला है? हाँ जी। हाँ जी। स्लेट के। अच्छा। और मैं अभी भी एक मकान स्लेट का ही रखा है। अच्छा। हाँ, जो पुराना है, क्योंकि उसमें ठंडक रहती है। ठंडक रहती है और मिट्टी की दीवारें अच्छी रहती है। अच्छी रहती है। हाँ जी, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद सर फिर आपका कैसे मन हुआ कि ये चीज, मतलब आपके 92-93 में आम पर बहुत कोहरा पड़ा। अच्छा। हमारा क्षेत्र आम बहुत लिया हाँ है जी। और बड़े बड़े पौधे नष्ट हो हाँ गए। जी। फिर मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। अच्छा। और सेब एक बीज से सबसे पहले बाथरूम के पास जो बीज उगा, बाजार से लाए सेब, अच्छा। वो उगा। तो नया पौधा रखकर मैंने उसकी। अच्छा, बाजार से आपने सेब खरीद के लाया था, वो कहीं फेंक दिया मतलब उसका, वो बीज खुद बाथरूम के पास? अच्छा, खुद ही उग गया वो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसपे छोटे छोटे फल आए। अच्छा। और बाद में मैंने सुना कि पल्लम पे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मतलब कलम जिसको बोलते हैं, पल्लम पे कलम की उसकी। अच्छा। पल्लम के कलम करने के बाद उसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ। हाँ। और बाद में मैंने उसको सुना कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग होती है। अच्छा। तो फिर मैं शिमला से 100 पौधे लाया पहली बार। अच्छा। और उन पे ग्राफ्टिंग की। अच्छा। और उनको लगा के 7 अपने खेतों में लगाए और कुछ और लोगों को दिए। अच्छा। परंतु कोई भी नहीं मानता था कि सेब हो सकता है। अच्छा। फिर मैंने 2007 में सेब, कोई 10-12 किलो सेब और 5-7 किलो आम और कीवी, अच्छा, ये अपने लिए, और मैं शिमला चला गया। अच्छा। बड़ी मुश्किल से तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रेम कुमार धूमल जी से मिला। और मैंने उनको सेब भेंट किए कि सर, वैज्ञानिक नहीं मानते हैं परंतु सेब बिलासपुर में हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने विभागीय मीटिंग रखी जिसमें दोनों वाइस चांसलर बुलाए गए, बाद डायरेक्टर बुलाए गए, बाद सचिव को भी बुलाया गया कि देखिए आप लोग बोलते हैं कि सेब नहीं होता, ये सेब खाइए। और सेब बिलासपुर पनियाड़ा गांव में हो रहा है। अच्छा। तो उसके बाद परिचर्चा में आया। अच्छा। और वो अधिकारी लोग मेरे खेतों में आने लगे। फिर 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात अहमदाबाद के संपर्क में आया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे इस पर सेब को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अच्छा। और इस पे पहले रिसर्च की। फिर भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए गए। अच्छा। और आज स्थिति है कि 27 राज्यों में यह पौधा फल दे रहा है। हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में और बाहर फॉरेन में भी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, नेपाल, हाँ जी, बांग्लादेश, जर्मनी और दक्षिणी अफ्रीका में अच्छा। यह पौधा अच्छी तरह से फल दे रहा है। अच्छा जी। कि सर जो HRMN99 है और आपका डोरसेट है, अन्ना है, और हाइब्रिड HRMN की 2 किस्म है, एक हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड में टिश्यू कल्चर ग्राफ्टेड भी है। टिश्यू कल्चर और दूसरा है। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, मतलब इनमें मेन डिफरेंस है कि टिश्यू कल्चर हाइब्रिड सीड होता है, HRMN99 है, वैरायटी HRMN99 ही होगी। डोरसेट भी और अन्ना भी। वैरायटी तो मतलब वो होगी जो ऊपर चढ़ती है पौधे पे, नाम उसका होता है। अच्छा। नीचे आप सीडलिंग पे ग्राफ्टिंग कर लो, हाँ। क्लोनल पे कर लो, अच्छा। और चाहे टिश्यू कल्चर पे कर लो। अच्छा। वैरायटी वही गिनी जाएगी जो ऊपर ग्राफ्टिंग होगी। अच्छा। तो ऊपर बेस वही रहेगा। बेस वही वो अलग होंगे। ठीक है। ये जो डोरसेट और अन्ना है सर, ये भी HRMN99 की अलग है? मतलब ये वैरायटी अलग है। अच्छा। ये 2014 में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के सहयोग से हम फ्रांस से मंगवाई थी। अच्छा। 4 वैरायटियां निचले मचल के लिए आई थी, जो 2 फेल हो गई हैं और 2 अब चल रही हैं। सिर्फ आपकी शोध जो आपने शोध किया वो किया आपने HRMN99, जिसमें 2 है, एक हाइब्रिड है और एक लो ब्रिड है, मतलब एक 80 रुपए का, 270 का। नहीं सर, वैरायटी जो है
तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरे ही नाम से गहन रिसर्च के बाद कॉपीराइट कर दिया गया, पेटेंट कर दी गई। हाँ सर, वो तो आपके नाम से HRMN99 कोई भी ना बेच सकता है आपके परमिशन के बिना। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब कोई भी उसके तो हमने वीडियो बना रखी है, कवर कर रखा है। तो सर इनमें मेन डिफरेंस हमारे को बताओ कि इनमें फल में डिफरेंस होता है और स्वाद कैसा होता है, कोई खट्टा होता है, मीठा होता है? स्वाद में नहीं फर्क होता। स्वाद में गुजरात बायो कमीशन ने इस पर रिसर्च की है और मेरे पास एक विस्तृत पुस्तिका छपी है, उसमें रिपोर्ट दी है कि हरमन 99 जो है तो अन्ना और डोरसेट गोल्डन से हर मतलब स्तर पर बढ़िया है। बड़ा पौधा 3-4 साल में फल देता है, काफी बड़ा होता है। अच्छा। और जो टिश्यू कल्चर वाला आता है छोटा होता है, 5 फुट पे लगता है। अच्छा। और दूसरे साल फल दे देता है। अच्छा, मतलब फायदा ये है कि वो फल जल्दी आ जाएंगे उसमें। हाँ, जल्दी आ जाएगा और ज्यादा थोड़ा कम देगा ज्यादा। अच्छा। और जहाँ हवा चलती है, तूफान आता है, वहाँ उसको नहीं लगाना चाहिए। किसको? उसकी जड़ें ऊपर ही होती हैं और वो गिर जाता है। 270 वाले को? हाँ, महंगे हाइब्रिड वाले को लगाना चाहिए, वहाँ गिर जाता है। मतलब तूफान सहने की क्षमता अगर आप देख रहे हैं तो आप 80 रुपए वाला पौधा लें जो लो ब्रीड का है जी, वो सीडलिंग पे ग्राफ्टेड होता है, उसकी जड़ें लंबी होती हैं। और अगर वहाँ तूफान या वो नहीं, आपको फल जल्दी चाहिए तो आप 270 वाला खरीद सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये दोनों मतलब शेडिंग क्षेत्र नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब धूप अच्छी लगती हो। और टेम्परेचर सर मैक्सिमम कितना भी हो? 46-47 तक बांध कर लेते हैं। अच्छा, ये मतलब कर लेते हैं दोनों। और बर्फ वाले इलाकों में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है? बर्फ वाले इलाकों में इसको लगाना नहीं चाहिए। किसानी बागवानी घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा। शर्ते इसको सही ढंग से किया जाए। परंतु अमूमन क्या हुआ कि हमारे किसानों ने पहले सब बीज घर का होता था। अच्छा। गोबर की खाद घर की होती थी, बैल घर के होते थे। अब जो है तो सारी लागत जो है, जैसे ट्रैक्टर से बीजना, खाद देना, पेस्टिसाइड स्प्रे करने, और इतनी हमारी आउटपुट नहीं हो रही है जितनी कि उस पर लागत आ जा रही है। अच्छा। तो किसानों को दोबारा पुराने पैटर्न पे आना पड़ेगा। अच्छा। कि अपने बैल रखना पड़ेंगे, घर की खाद होगी, घर का गोबर होगा, और बीज भी घर का बनाना होगा, तब भी हम समृद्धिशाली हो सकते। हम मान लो 100 रुपए खर्च करते हैं, तो जब 6 महीने बाद उसकी उपज की हमारे घर में आती है तो उसकी कीमत 50-60 रुपए होती है। अच्छा। मतलब आधा भी लागत का हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक है सर। और सर आपके यहाँ तो डोरसेट अन्ना और ये सब ब्रीड के लगते हैं, मतलब तीनों चले हैं। तो सबसे महंगा कितना का सेब बेच सकते हैं सर अगर किलो के हिसाब से देखा जाए? जब ये सेब जून में आता है तो उसमें 150-200 रुपए मार्केट में रेट होता है, और हमारा सेब 100-125 रुपए बड़े आराम से बिक जाता है। और सर जो 80 वाले हाइब्रिड का है उसका रेट भी सेम रहता है सर? हाँ, फल का रेट सेम ही होगा। फल में कोई उसमें कमी नहीं आएगी। फल में कोई कमी नहीं है। अच्छा। खेती मेरा विश्वास है कि इधर उधर भागने के बजाय लोग खेती को अपनाएं और थोड़ा लागत की तरफ ध्यान दें, लागत कम करने के तरीके अपनाएं, और खेती में बहुत कुछ हो सकता है। छोड़ ही दी है। तो इसके लिए तो हमारा पशुओं का बहुत प्रकोप है, जंगली जानवर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा। अब जैसे हमारे यहाँ भी नर्सरी को नील गाय खा जाती थी। अच्छा। तो उसके लिए मुझे झटका बैर लगानी पड़ी और 3 लाख रुपए खुद का भी देने पड़ा। अच्छा। तो सरकार भी बहुत सहायता करती है, परंतु कुछ किसानों को भी 2 कदम किसानों को चलना होगा। मेरा उनके लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई थी और उसमें कुछ सुधार करो। अच्छा। बिना कुछ किए जग में जय-जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो बहुत सही बोला सर आपने। और हरमन 99 का जो आपसे पौधा ले गए सर, उनके लिए सर वो विकल्प है कि वो उससे आमदनी कमा सकते हैं सर? हाँ, उससे बड़ी आमदनी कमा सकते हैं। अच्छा। पिछली बार महाराष्ट्र में एक किसान ने 4 क्विंटल 60 किलो सेब बेचा भी था, उसकी वीडियो भी महाराष्ट्र से उसने डाली है। और सर काफी मुनाफा भी होगा अगर इस लगन से करते रहे सर, अपना ड्रीम ये करते रहे, काम करते रहे, किसान बागवानी करते रहे, तो इससे तो एक चीज ये भी होगी सर कि अपना देश का विकास भी होगा, समृद्ध होंगे। तो आपकी सिंप्लिसिटी का राज क्या है? मतलब मैं सभी से शुरू से मेरा स्वभाव है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब हमने गरीबी के दिन देखे हैं तो अगर आज अच्छे दिन है तो उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए और उसी स्तर में जीवन यापन करना चाहिए। लोग कहते थे कि जब मुझे मेरी जिंदगी में मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाऊंगा, परंतु मुझे 5 बार 7-7 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन ठहरने का मौका मिला। तो कई लोग मेरा मजाक भी करते हैं कि लो जिसने तो राष्ट्रपति से हाथ मिलाया है ये कहाँ आम आदमियों से मिलेगा, परंतु मैं हर किसी से उसी तरह मिलता हूँ। सर उसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ कि मैंने देखा कि आप छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक भी बड़े आप डिपोटेड तरह का मिलते हो, और आप एक सिंपल जैसे हो। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं जिनका कोई सर उल्ट पुल्ट भी लिख देते हैं वीडियो में कमेंट में कि हरिमन शर्मा जी ऐसे हैं, हरिमन शर्मा जी ऐसे हैं, तो मेरा ऐसा ही कहना है उन व्यूअर से कि आप खुद आके एक बार मिलो यारो, देखो कि जिस मुकाम पे सर बैठे हैं उस मुकाम पे अगर हम लोग आप लोग बैठे तो आप लोगों शायद
इनकी तरह बनना बड़ा मुश्किल है सर। मैं शुरू से मेरी आलोचना होती रही, परंतु मैं कभी आलोचना की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक रास्ता रखा है कि अपने कैसे ऊपर उठना है। जो शिकायत करता है या कोई करता है उसको करने दो, वो उसी दायरे में सीमित रहेगा, क्योंकि वो खुद भी विकास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि मुझे नीचे गिराने में रहेगी। मैं अपना काम करता रहूंगा, अगर मैं उसकी तरफ उलझ गया तो समझो कि मैं भी इस स्तर पर नहीं पहुंच गया। और सर आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिलने की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। और मैं एक चीज आपको और बताऊं दोस्तों की सर के ये सामने अवार्ड की लिस्ट लगी है, पूरी दीवार है, देखो पढ़ते पढ़ते कम से कम आपको 5 या 10 मिनट चाहिए ढंग से। अगले प्रीप्सी पढ़ना तो आधा घंटा चाहिए। हाँ, 36 अवार्ड है मेरे, 17 राष्ट्रीय अवार्ड है। 36 अवार्ड है टोटल, 17 राष्ट्रीय अवार्ड है, उसमें से राष्ट्रपति अवार्ड भी एक मुख्य है। राष्ट्रपति का भारत का द्वितीय किसान होने का अवार्ड राष्ट्रपति से मिला, और राधा मोहन सिंह जी से कृषक सम्राट सम्मान भारतवर्ष का प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसी आपकी सिंप्लिसिटी है, जैसी आपका बोलने चालने का तरीका है, आप लाखों किसानों को प्रभावित करते हैं और मुझे भी प्रभावित करें सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर से अलविदा लेने से पहले मैं बड़ी इनकी जो इंस्पिरेशन स्टोरी है वो लाखों किसानों को मोटिवेट करेगी। और जिस पोजीशन पर सर अभी बैठे हैं तो इनकी सिंप्लिसिटी का दोस्तों आप फैन हो जाओगे अगर आप इनसे मिलोगे एक बारी, क्योंकि काफी ज्यादा व्यूअर कुछ बेढंगा लिख देते हैं, बड़े अच्छे जेंटल पर्सन है दोस्तों, तभी इस पोजीशन पे आज बैठे हैं। तो इनके अलावा इस वीडियो के अलावा दोस्तों आज तो हमने ये कवर करा कि हरमन शर्मा जी इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, उनकी जीवनी के बारे में जाना। और इसके अलावा जो आप हर HRMN एंटेना कैसे खरीद सकते हैं, कोई भी आपके सवाल हैं तो आप मेरे चैनल पे 2 वीडियो ऑलरेडी हैं, जिनके दोनों वीडियो के कुल मिलाकर 2 लाख से व्यूज हैं, आप वो भी देख सकते हैं। काफी अच्छी उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है हरमन शर्मा जी से। तो अब लेते हैं आपसे अलविदा, और सर का तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने मेरे को इतना कीमती समय दिया दोस्तों। और आप ऐसे ही देखते रहें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। धन्यवाद है ना।